बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में लॉजिक पजल्स पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमने लॉजिक के रूल्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन किया है और किस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स को लॉजिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिक है ये इस बात को चेक करने में काम आता है कि हमारे साथ जो बात की जा रही है ये सच है या नहीं है, या डिटेक्टिव्स इसको यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने किसी क्राइम की तफ्तीश करनी होती है। तो हम एक इसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम लॉजिक से एक क्राइम सीन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 35 है। तो किसी क्राइम पर एक डिटेक्टिव यानी तफ्तीश करने वाला है, उसने कुछ लोगों के इंटरव्यू किए हैं। तो जो उसको विटनेसेस ने स्टोरीज सुनाई हैं उससे उसने ये रिजल्ट्स ड्रॉ किए हैं। एक तो ये है, इफ़ द बटलर इज़ टेलिंग द ट्रूथ देन सो इज़ द कुक। एक तो ये उसने रिजल्ट ड्रॉ किया, ये रेड में जो लिखा हुआ है। आगे एक और उसने रिजल्ट ड्रॉ किया है, द कुक एंड द गार्डनर कैन नॉट बोथ बी टेलिंग द ट्रूथ। कुक और गार्डनर दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। एक उसने ये रिजल्ट ड्रॉ किया है, द गार्डनर एंड द हैंडीमैन आर नॉट बोथ लाइंग। और गार्डनर और हैंडीमैन दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। और एक रिज़ल्ट उसने ये ड्रॉ किया है, इफ़ द हैंडीमैन इज़ टेलिंग द ट्रूथ देन द कुक इज़ लाइंग। तो ये चार रिज़ल्ट्स उसने ड्रॉ किए हैं। अब इन चारों रिज़ल्ट से उसने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सा झूठ बोल रहा है, और इसके लिए हम लॉजिक यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कुछ प्रपोजिशंस सपोज करते हैं। बी ये है, बटलर इज़ टेलिंग द ट्रूथ, उसको हम बी का नाम दे देंगे। और सी कुक इज़ टेलिंग द ट्रूथ, जी ये मिलते जुलते लेटर लिए है ना, जी गार्डनर से। जी ये है, गार्डनर इज़ टेलिंग द ट्रूथ। और एच जो प्रपोजिशन है, हैंडीमैन इज़ टेलिंग द ट्रूथ। अब देखिए, हमने सपोज किया है कि बी बटलर इज़ टेलिंग द ट्रूथ, तो नॉट बी क्या हो जाएगा, बटलर इज़ लाइंग, बटलर झूठ बोल रहा है। नॉट सी क्या हो जाएगा, कुक इज़ लाइंग। ठीक है, तो इस तरह नॉट लगा के इसकी निगेशन बन जाएगी। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट्स थे उसको हम लॉजिक की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखें, पहला रिजल्ट था हमारे पास, इफ़ बटलर इज़ टेलिंग द ट्रूथ देन सो इज़ द कुक। यानी अगर बटलर सच बोल रहा है तो कुक भी सच बोल रहा है। तो इससे बनेगी हमारे पास ये स्टेटमेंट, बी इम्प्लाइज सी, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ देन वाली बात है ना, तो इसलिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे बी इम्प्लाइज सी। आगे था हमारे पास, द कुक एंड द गार्डनर कैन नॉट बोथ बी टेलिंग द ट्रूथ, कि कुक और गार्डनर ये दोनों सच नहीं बोल रहे। तो हम इसको लिखेंगे, दरमियान में इसके कैन नॉट आया, ठीक है, और बोथ है, और कुक एंड है, ये देखें ज़रा। ठीक है, तो सी एंड जी हो जाएगा। और नॉट बोथ टेलिंग द ट्रूथ, तो नॉट, चूँकि बोथ था हमने ब्रैकेट लगा दी, बोथ की जगह हमने ब्रैकेट लगा दी है। ठीक है, नॉट था, ये नॉट हमने लिख दिया, और यहाँ एंड था तो ये एंड लिख दिया। तो नॉट सी एंड जी ये हमारे पास बन जाएगा। इसको हमने स्टेटमेंट को लॉजिक की फॉर्म में लिख लिया, ये सिंबल्स में, ये देखें।
आगे है, द गार्डनर एंड द हैंडीमैन आर नॉट बोथ लाइंग। अब गार्डनर इज टेलिंग द ट्रुथ जी था, तो गार्डनर इज लाइंग नॉट जी हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ था, हमने ब्रैकेट लिख दी। ठीक है, नॉट, ठीक है, दोनों के साथ नॉट है। ठीक है, तो नॉट जी और नॉट एच, हैंडीमैन लाइंग ये हो जाएगा नॉट एच, गार्डनर लाइंग नॉट जी, और उसने कहा है नॉट बोथ लाइंग, वो ये नॉट आ गए, ये नॉट जो है ये आ गए। ठीक है, तो ये नॉट जी गार्डनर इज लाइंग और नॉट एच हैंडीमैन इज लाइंग, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको लॉजिक की फॉर्म में लिख दिया प्रपोजिशंस यूज करके। आगे इसके पास है, चौथा है, द हैंडीमैन इज टेलिंग द ट्रूथ देन द कुक इज लाइंग। तो एच इम्प्लाइज नॉट सी, एच मतलब कि हैंडीमैन इज टेलिंग द ट्रूथ इम्प्लाइज नॉट सी कुक इज लाइंग। सी था ना, कुक इज टेलिंग द ट्रूथ, और नॉट सी कुक इज लाइंग। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स बन गई हैं। ठीक है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो हम अब इससे रिजल्ट्स निकालेंगे, हम लॉज जो हैं लॉजिक के वो यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ये पिछले पेज पे जाके देखें, सी इज़ ट्रू से हम स्टार्ट करते, तो यहाँ नॉट सी आ गया। अगर ये सपोजिशन हमारी होती तो इसकी कंट्रडिक्शन भी आ गई। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है हमारी सपोजिशन, अगर ये होती तो ये भी फॉल्स है। इसका मतलब सी इज़ ट्रू वाली बात गलत है, तो फिर नॉट सी, ठीक है, ट्रू है, या सी इज़ फॉल्स, यानी कुक इज लाइंग, कुक भी झूठ बोल रहा है। तो 2 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए, एक तो बी इज़ फॉल्स, बटलर जो है वो झूठ बोल रहा है, एक सी इज़ फॉल्स, जो कुक है वो भी झूठ बोल रहा है। तो बटलर एंड कुक आर बोथ लाइंग, ये हमारा रिजल्ट एक निकला है। अब रह गए हैं हैंडीमैन और गार्डनर। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये दोबारा एक दफ़ा ना मैंने जो चारों हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, वो दोबारा लिख ली हैं। इसी में से हम उनका भी रिजल्ट निकालेंगे, गार्डनर और हैंडीमैन का। तो इसमें ये था हमारे पास कि जी और एच, या तो गार्डनर सच बोल रहा है या हैंडीमैन। ठीक है, या फिर दोनों, और है ना इनके दरमियान। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आइदर गार्डनर और हैंडीमैन इज टेलिंग द ट्रूथ, इनमें से एक झूठ बोल रहा है, एक सच बोल रहा है, या फिर दोनों सच बोल रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक सच बोल रहा है या दोनों सच बोल रहे हैं, ये है हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो बटलर और कुक दोनों झूठ बोल रहे हैं, और गार्डनर और हैंडीमैन में से एट लीस्ट एक सच ज़रूर बोल रहा है, ये भी हो सकता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। तो ये हमने रिजल्ट्स ड्रॉ कर लिए। अब देखें, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें स्टीव ने 3 वर्कर्स की रिलेटिव सैलरी फाइंड करनी है, यानी किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, किसकी मिडल में है और किसकी लोएस्ट है। तो इन 2 फैक्ट्स का उसको पता है। एक ये है, इफ फ्रेड इज नॉट द हाईएस्ट पेड ऑफ द 3 देन जेनेसिस, कि अगर फ्रेड की सैलरी सबसे ज़्यादा नहीं है तीनों में से तो फिर जेनस की है। और एक उसको ये पता है, इफ़ जेनस इज़ नॉट द लोएस्ट पेड, अगर जेनस की सैलरी सबसे कम नहीं है तो फिर मैगी की सबसे ज़्यादा है, मैगी इज़ पेड द मोस्ट। अब इन दोनों फैक्ट्स को यूज़ करके
हम तीनों वर्कर्स की रिलेटिव सैलरी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये इफ़ वाला जो पार्ट है इस स्टेटमेंट का, इसको सपोज करेंगे कि ये ट्रू है। तो पहले हम देखते हैं, लेट एफ इज़ नॉट द हाइस्ट पेड, फ्रेड इज़ नॉट द हाइस्ट पेड। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया। अगर फ्रेड नॉट हाइस्ट पेड है तो फिर ये फैक्ट ये बता रहा है देन जेनिस इज, तो इसका मतलब हुआ, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जेनिस इज हाइस्ट पेड, जेनिस की सबसे ज़्यादा सैलरी है। अगर जेनिस की सैलरी सबसे ज़्यादा है तो इससे हम ये रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि जेनिस इज नॉट द लोएस्ट पेड, कि जेनिस की सैलरी सबसे कम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सबसे हाईएस्ट है जेनिस की सैलरी तो जेनिस इज नॉट लोएस्ट पेड, इससे ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो आगे ये फैक्ट है, इसको यूज करें। इफ जेनिस इज नॉट द लोएस्ट पेड देन मैगी इज पेड द मोस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि मैगी की सैलरी सबसे ज़्यादा है, मैगी इज पेड द मोस्ट। अब इन दो स्टेटमेंट्स को आप देखें, एक ये है जेनिस इज हाईएस्ट पेड और दूसरा है मैगी इज पेड द मोस्ट। तो ज़ाहिर है एक ही ऐसा बंदा होगा जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो, या जेनिस होगा या मैगी। तो एट द सेम टाइम ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हो सकती, इसलिए ये कंट्रडिक्शन है। तो अगर कंट्रडिक्शन आ जाए हमारे पास, ठीक है, रिजल्ट्स हम सही ड्रॉ कर रहे हैं, लॉजिकली ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कंट्रडिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि सपोजिशन हमारी रॉन्ग है, सपोजिशन रॉन्ग है, यानी फ्रेड इज़ नॉट हाईएस्ट पेड, ये वाली बात गलत है। तो अगर नॉट हाईएस्ट पेड वाली बात गलत है तो इसका मतलब है कि इसका फिर अपोजिट ट्रू होगा, यानी कि फ्रेड इज़ द हाईएस्ट पेड। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है, फ्रेड इज़ हाईएस्ट पेड। एक तो हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख लिया ताकि पता चलता रहे कि कैसे इसको सॉल्व किया है। एक हमारे पास चीज़ सॉल्व हो गई थी कि फ्रेड इज़ हाईएस्ट पेड। अब इसको हम सपोज करते हैं जेनिस इज़ नॉट द लोएस्ट पेड। तो लेट जेनिस इज़ नॉट द लोएस्ट पेड, ये सपोज किया। इसका मतलब है, ये फैक्ट बता रहा है मैगी इज़ पेड द मोस्ट, मैगी हाईएस्ट पेड है। लेकिन हमारे पास तो रिजल्ट आ चुका है कि फ्रेड इज़ हाईएस्ट पेड, वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं, और यहाँ इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि मैगी इज़ पेड द मोस्ट, मैगी हाईएस्ट पेड आ रहा है। तो इसका मतलब है ये सपोजिशन भी रॉन्ग है, ये सपोजिशन भी रॉन्ग है। तो अगर जेनिस इज़ नॉट द लोएस्ट पेड ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, तो फिर ट्रू क्या होगा, जेनिस इज़ लोएस्ट पेड। तो ये फिर ट्रू क्या होगा, जेनिस इज़ लोएस्ट पेड। ठीक है, तो एक ये हमने सॉल्व कर लिया कि जेनिस इज़ लोएस्ट पेड, और मैगी रह गया, ज़ाहिर है मैगी फिर दरमियान में होगा। ठीक है, तो फ्रेड इज़ पेड द मोस्ट, मैगी नेक्स्ट एंड जेनिस द लीस्ट। तो इन से हमने दोनों फैक्ट से ये रिज़ल्ट ड्रॉ किया है कि फ्रेड हाईएस्ट पेड है, मैगी मिडल में है और जेनिस इज़ पेड द लीस्ट। ये रिजल्ट्स हैं हमारे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। ये है Smulian posed many puzzles about an island that has two kinds of inhabitants। कि एक आइलैंड है जिस पर दो तरह के लोग रहते हैं, एक नाइट्स हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, और दूसरे उनका उल्ट है, अपोजिट उनका, नेव्स, दे ऑलवेज लाई। You encounter two people
आप वहाँ पर उस आइलैंड पर गए हो, उस जजीरे पर, तो आपको दो लोग मिले हैं, ए और बी. वट आर ए एंड बी इफ़ ए सेज बी इज़ अ नाइट. आपने पता करना है कि ए और बी क्या है, नाइट है या नेव है. जबकि ए से जब आप मिलते हैं तो ए कहता है बी इज़ अ नाइट, कि बी एक नाइट है, और बी सेज द टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स, कि हम दोनों ही अपोजिट टाइप के, यानी एक अगर नेव है तो दूसरा नाइट है. अब पहले तो हम प्रपोजिशंस के नाम रख लेते हैं. P है, A इज़ अ नाइट, और Q है, B इज़ अ नाइट. तो फिर नॉट P क्या हो जाएगा, नॉट P होगा A इज़ अ नेव, और नॉट Q हो जाएगा B इज़ अ नेव. अब हम सपोज करते हैं कि A इज़ अ नाइट, ठीक है, तो बाद में देखेंगे कंट्रडिक्शन बनती है या नहीं. सपोज किया A इज़ अ नाइट, यानी P जो है वो ट्रू है. P क्या था, A इज़ अ नाइट, ठीक है, तो फिर P ट्रू है. अब जो नाइट है वो हमेशा सच बोलते हैं, तो इफ़ P देन Q. अगर P नाइट है, ठीक है, A नाइट है, तो फिर B भी नाइट है, क्योंकि A ने कहा था ना कि B इज़ अ नाइट. तो इसका मतलब हुआ कि अगर A नाइट है तो B भी नाइट है. तो अगर B नाइट है तो इसका मतलब Q ट्रू है. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि A भी नाइट है, B भी नाइट है, लेकिन B कह रहा है द टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स. ये तो हमारे पास सेम टाइप आ गई, दोनों नाइट आ गए, लेकिन ये हमारे पास इससे कंट्रडिक्शन आ रही है बी की स्टेटमेंट से. अगर बी भी नाइट है तो वो तो फिर सच बोलता होगा. तो यहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो कंट्रडिक्ट कर रहे हैं. तो जब भी कंट्रडिक्शन आ जाए फिर हमने यही समझना होगा कि हमने लॉजिकली तो रिजल्ट सही ड्रॉ किए हैं, गलती हमसे सपोजिशन में हुई है, तो फिर सपोजिशन रॉन्ग होगी. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कंट्रडिक्शन आ रही है. इधर आ रहा है सेम टाइप, ठीक है, और जो क्वेश्चन में फैक्ट दिया हुआ है बी सेज, ठीक है, बी जो कहता है अगर वो नाइट है तो वो सच बोल रहा होगा, तो वो कह रहा है ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट टाइप्स. तो ये फिर हमारे पास एक कंट्रडिक्शन आ रही है. तो कंट्रडिक्शन हुई तो इसका मतलब है सपोजिशन रॉन्ग है. यानी पी जो हमने ये रखा था कि पी ट्रू है, ठीक है, और पी ट्रू का मतलब क्या है कि ए इज़ अ नाइट, ए इज़ अ नाइट, ये चीज़ फॉल्स है. ठीक है, तो ये फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ए इज़ अ नेव. तो ये हमने रिजल्ट ड्रॉ कर लिया कि ए इज़ अ नेव. तो ए इज़ नॉट नाइव और पी इज़ फॉल्स, ये आ गया. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ अ नेव. अब नेव जो कहता है वो हर चीज़ जो उसने बोलना है वो झूठी बोल रहा है, ठीक है. देन बिकॉज एवरीथिंग अ नेव सेज इज फॉल्स. तो फिर ए की स्टेटमेंट जो थी कि बी इज़ अ नाइट, वो फिर फॉल्स होगी. इसका मतलब हुआ कि क्यू इज़ ट्रू वाली बात उसने झूठ है, वो झूठ है. क्यू इज़ ट्रू, इट इज़ अ लाई. यानी क्यू इज़ ट्रू इज़ अ लाई. इसको हम अगर सिंपल लिखें तो हम कह देंगे क्यू इज़ फॉल्स, ठीक है, यानी बी इज़ ऑल्सो अ नेव.
क्यू फॉल्स होने का मतलब है बी इज़ अ नेव। क्यू ट्रू होने का मतलब क्या था, बी इज़ अ नाइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं कि वो दोनों ही नेव हैं। ये हमने क्वेश्चन में देखा है कि हम हमेशा जो सपोजिशन करते हैं तो उसकी फिर कंट्रडिक्शन आ जाती है, तो फिर हम कह देते हैं कि सपोजिशन रॉन्ग है, तो उससे रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में सपोज हम इसके उल्ट सपोजिशन कर लेते, मसलन हम ये कर लेते कि बी इज़ अ नेव, तो अगर हम यही सपोज कर लेते बी इज़ अ नेव, तो इसका मतलब हमारा यहाँ कंट्रडिक्शन नहीं आनी थी, तो ये फिर ट्रू था, क्योंकि आगे बी की स्टेटमेंट ए एंड बी आर अपोजिट टाइप्स, वो भी झूठ होनी थी, तो इसका मतलब ए और बी सेम टाइप के, ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों नेव है, तो ये फिर कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी सपोजिशन ट्रू है। तो ये लाजमी नहीं कि हमेशा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग ही हो, ठीक है, तो फिर उल्ट ही उसका ट्रू हो। कई दफ़ा सारे रिजल्ट्स सपोजिशन के साथ कंसिस्टेंट आ जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि सपोजिशन ट्रू है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर ये ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।